सुबह से ही सोशल मीडिया साइट्स पर आसाम के सीएम और एजुकेशन मिनिस्टर का ट्विटर हैंडल से किया गया ट्वीट वायरल हो रहा है, जिसमें यह दावा किया जा रहा है कि बीएड अभ्यर्थियों को माननीय सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बावजूद प्राथमिक में पात्र मान लिया गया है। इन सबके बाद से सोशल मीडिया साइट्स पर एक प्रश्न सबसे ज्यादा जो गूंज रहा है वो ये कि क्या सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अगेंस्ट में जाकर के कोई राज्य सरकार बीएड को पात्र कर सकती है अथवा नहीं, क्या वो उसके अधिकार क्षेत्र में है। क्योंकि जिस प्रकार से सोशल मीडिया साइट्स पर माहौल बनाया जा रहा है वो सिर्फ और सिर्फ अभ्यर्थियों के मन में भ्रम की स्थिति पैदा कर रही है। कोई भी कोर्ट हो, कोई भी राज्य सरकार हो, चाहे आप हाई कोर्ट की बात कर ले, माननीय सुप्रीम कोर्ट की बात कर ले, या फिर राज्य सरकारों की बात कर लें, वह नियमों से परे जाकर के कोई भी राज्य सरकार अपने यहाँ शिक्षक भर्ती में किसी को भी मौका नहीं दे सकती है। उसके लिए पर्टिकुलर रेगुलेटरी बॉडीज हैं और उनके माध्यम से जो नियम कानून है उसी के अंतर्गत भर्तियां होती हैं। तो कोई भी राज्य सरकार अपने स्तर पर मनमानी नहीं कर सकती है। कई रास्ते हैं जिसके आधार पर राज्य सरकार चाहे तो वो अलाउ कर सकती है, उसके रिगार्डिंग भी डिटेल में बात करेंगे। लेकिन इसमें फैक्ट्स सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपको जानना, क्योंकि आप गलत इंफॉर्मेशन के चक्कर में इधर उधर भटक रहे हैं और निश्चित तौर पर आप सभी को भ्रमित किया जा रहा है। अंत तक जरूर जुड़े रहेगा इस वीडियो के साथ। अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट करें तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। यहां पर मैं बिल्कुल क्लियर कर दूं कि देखिए, आज जो फैक्ट्स हैं वो निश्चित तौर पर डीएलएड के फेवर में है। चाहे माननीय सुप्रीम कोर्ट का फैसला हो, चाहे एनसीटी की अभी तक की जितनी भी गाइडलाइन है वो उन सब की बात कर ली जाए। अगर एनसीटी कोई गाइडलाइन नहीं जारी करता है जो कि बीएड के फेवर में होगा तो निश्चित तौर पर बातें बीएड के फेवर में होगी। इसका कतई भी मतलब ये नहीं है कि आज डीएलएड के फेवर में बातें की जा रही है या फिर बीएड के अगेंस्ट में बातें की जा रही है। इसका मतलब ये है कि जो फैक्ट्स हैं वो एक पक्ष के साथ हैं और दूसरे के अगेंस्ट में है। इसके लिए जिम्मेदार कोई भी हो सकता है। जाहिर सी बात है, जिम्मेदारी जो बनती है वो एनसीटी की और केंद्र सरकार की बनती है। तो यहां पर जो भी फैसला दिया जाता है कोर्ट के द्वारा वो फैक्ट्स के आधार पर दिया जाता है, ना कि भावनाओं के आधार पर। अब केंद्र सरकार या फिर एनसीटी ने आपके साथ क्या गलत किया उसके आधार पर किसी दूसरे पक्ष के साथ गलत थोड़ी करेगी माननीय सुप्रीम कोर्ट। इसीलिए जो फैसला आया हुआ है वो एक तरफा आया हुआ है। इन सबके बाद से अब चलिए बात कर लेते हैं कि जो भी सोशल मीडिया साइट्स पर खबरें चल रही हैं उसके बारे में। देखिए, आसाम के द्वारा जो बातें निकल करके आ रही हैं, आसाम गवर्नमेंट के द्वारा, वो सब कुछ भ्रामक है। इसके रिगार्डिंग डेडिकेटेड वीडियो में मैंने बता रखा है कि आसाम में बीएड को लेकर के एक्चुअली मैटर क्या है। इसके रिगार्डिंग डेडिकेटेड वीडियो का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करिएगा आसाम की रियलिटी जानने के लिए। अब बात करते हैं कि क्या किसी राज्य सरकार के पास इतनी पावर है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट के अगेंस्ट में जाकर के वो बीएड को शामिल कर ले। तो देखिए, शिक्षा जो है वो समवर्ती सूची में है, जिसमें राज्य को भी मौका मिलता है और केंद्र को भी मौका मिलता है अपना कानून बनाने के लिए। समवर्ती सूची में होने के बावजूद भी एक नियम संविधान का ये कहता है कि राज्य अपना नियम बनाती है और केंद्र अपना नियम बनाती है, और अगर दोनों में कंट्राडिक्शन होता है तो अंतिम जो फैसला होगा वो केंद्र का माना जाएगा। अब केंद्र के पास जो नियम बनाने की शक्ति है वो केंद्र एमएचआरडी मिनिस्ट्री के पास नहीं है। एमएचआरडी मिनिस्ट्री के पास ये शक्तियां ना होकर के बल्कि आरटी एक्ट 2009 के धारा 23 के उपधारा 1 के अंतर्गत केंद्र सरकार के पास ये शक्ति ही नहीं है। ये शक्ति है एनसीटी के पास कि वह शिक्षा के क्षेत्र में मिनिमम एलिजिबिलिटी तय करेगा। केंद्र सरकार के पास शक्ति नहीं है। केंद्र सरकार सिर्फ और सिर्फ अपनी सिफारिश प्रस्तुत कर सकता है और उस सिफारिशों के आधार पर एनसीटी कमिटी बना करके और सभी राज्यों से इसके सिफारिश पर अमल करने के लिए, विचार करने के लिए प्रस्तुत करेगी। इसमें केंद्र सरकार का अपना कोई रोल नहीं है। केंद्र सरकार अपने स्तर पर कोई भी फैसला नहीं ले सकती है। पहला तो ये आरटी एक्ट 2009 के धारा 23 के उपधारा 1 में बातें मेंशन की गई हैं। अब देखिए, एनसीटी का जो 28 जून 2018 का नोटिफिकेशन था वो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया है। यानी केंद्र के पास जो शक्ति थी वो एनसीटी के पास थी और उस शक्ति को माननीय सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया बीएड को शामिल कराने के संदर्भ में, क्योंकि वो पूरी तरीके से असंवैधानिक था। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने अपने वर्डिक्ट में कहा है। अब केंद्र के हिसाब से बीएड अभ्यर्थी प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए पात्र नहीं है और राज्य सरकार अगर अपने स्तर पर पात्र करना चाहती है तो जाहिर सी बात है यहां पर कंट्राडिक्शन हो रहा है। और कंट्राडिक्शन होने के कंडीशन में किसका फैसला मान्य होगा? केंद्र सरकार का। और केंद्र की शक्तियां किसके पास है? एनसीटी के पास। और एनसीटी क्या कह रहा है कि अभी उनका गजट नोटिफिकेशन रद्द हो गया है, यानी कि माननीय सुप्रीम कोर्ट के फैसले के आधार पर बीएड अभ्यर्थी प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए पात्र नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ कि भले ही कोई राज्य सरकार अपने स्तर पर इस प्रकार से पहल करे, कंट्राडिक्शन होने के कंडीशन में, अब चूंकि माननीय सुप्रीम कोर्ट का फैसला है तो वहां के डीएलएड अभ्यर्थी, बीएसटीसी अभ्यर्थी शांत थोड़ी बैठेंगे। अगर वहां के राज्य सरकार अगर बीएड को अलाउ कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है वो भी कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे, क्योंकि माननीय सुप्रीम कोर्ट उनके फेवर में फैसला दे दी है। तो इस प्रकार का मामला जब समवर्ती सूची पर चर्चा होगा तो जाहिर सी बात है ये सब बातें क्लियर है कि केंद्र सरकार का फैसला अंतिम एवं सर्वमान्य होगा। केंद्र सरकार के अंतर्गत जो शक्तियां हैं वो एनसीटी के पास है और उसकी 28 जून 2018 का नोटिफिकेशन रद्द हो चुका है। इस हिसाब से कंट्राडिक्शन के कंडीशन में बीएड अभ्यर्थी पात्र नहीं हो सकते। ये किसी राज्य सरकार के पास इस प्रकार का अधिकार नहीं है कि जबरदस्ती वो करे। दूसरा कंडीशन आप समझिएगा, कोई भी राज्य सरकार अपने यहां जो नियमों कानूनों के अंतर्गत
किसी भी अभ्यर्थियों को मिनिमम एलिजिबिलिटी में छूट देती है या फिर मौका देती है तो वो एनसीटी की गाइडलाइन के परे जाकर के नहीं दे सकती है। कोई भी राज्य सरकार समवर्ती सूची में होने की वजह से जो टीचर सिलेक्शन का प्रोसेस क्या होगा वो तय कर सकती है। जैसे कि देखिए आसाम गवर्नमेंट ने क्या किया है कि वो मेरिट बेस पर शिक्षक भर्ती कंडक्ट कराने जा रही है। उत्तर प्रदेश में देख लीजिए, बिहार में देख लीजिए, राजस्थान में देख लीजिए, सुपर टेट की परीक्षा को इंट्रोड्यूस कर दिया गया। तो राज्य सरकार समवर्ती सूची में शामिल होने की वजह से इतना कर सकती है कि वो चयन का प्रक्रिया क्या होगा वो उसमें बदलाव कर सकती है। लेकिन ऐसा थोड़ी होगा कि वह एनसीटी की गाइडलाइन के अगेंस्ट में जाकर के किसी भी अभ्यर्थियों को मिनिमम एलिजिबिलिटी में छूट दे सकती है, ऐसा नहीं होगा। तो एनसीटी की गाइडलाइन चूंकि रद्द हो चुकी है, जब तक एनसीटी अपनी तरफ से कोई पहल नहीं करता है तब तक राज्य सरकार के पास अधिकार ही नहीं है। एक कंडीशन केवल बचता है जिसके आधार पर राज्य सरकार अगर चाहे तो वो बीएड को अलाउ कर सकती है। वो क्या है? आरटी एक्ट के 2009 के धारा 23 के उपधारा 2 में बातें मेंशन की गई हैं कि अगर पर्टिकुलर किसी एक राज्य में मिनिमम एलिजिबिलिटी से संबंधित जो इंस्टीट्यूशन होते हैं यानी डीएलएड की जो संस्थाएं होती हैं वो कम है, या फिर मिनिमम एलिजिबिलिटी से संबंधित अभ्यर्थियों की संख्या कम है यानी कि डीएलएड की संख्या कम है, उस कंडीशन में अधिकतम 5 वर्ष तक, ध्यान दीजिएगा मैं क्या बोल रहा हूं, अधिकतम 5 वर्ष तक डीएलएड के साथ साथ बीएड को वहां पर अलाउ किया जा सकता है। यानी कि मिनिमम एलिजिबिलिटी को डाइल्यूट किया जा सकता है, रिलैक्स्ड किया जा सकता है अधिकतम 5 सालों के लिए। लेकिन केवल ये ऐसे रिलैक्स नहीं होगा, वहां की राज्य सरकार की जिम्मेदारी ये होगी कि वहां पर जो मिनिमम एलिजिबिलिटी यानी डीएलएड वाले संस्थाएं हैं उसकी संख्या बढ़ाई जाए और डीएलएड अभ्यर्थियों की संख्या बढ़ाई जाए, और ये एक बार मौका मिल सकता है। ठीक है, अब यहां पर राज्य सरकार अपने हिसाब से नहीं कर पाएगी। सबसे पहले उसको केंद्र सरकार को पत्र लिखना होगा, केंद्र सरकार इसका अप्रूवल लेगी एनसीटी से, और एनसीटी से अप्रूवल मिलने के बाद ही केंद्र सरकार फिर उसको जो राज्य सरकार है उसको अलाउ करेगी कि आप यहां पर बीएड को शामिल कर सकते हैं। यानी कि वहां पर फिर से एनसीटी का रोल अहम हो जाता है, फिर से एनसीटी का रोल अहम हो जाता है। और साथ ही साथ अभी बिहार में जो शिक्षक भर्ती कंडक्ट हो रही है उसमें आपने देखा होगा कि जो वहां के बीपीएससी के चेयरमैन हैं उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में साफ शब्द में कहा था कि अगर बीएड बाहर भी हो जाता तो भी हमारे पास डीएलएड की संख्या जो है वो 3,80,000 के आसपास है, और टोटल वैकेंसीज जो है वो 80,000 है। आप मोटा मोटी 4 लाख भी मान लीजिए तो एक सीट के सापेक्ष 5 अभ्यर्थी वहां पर फाइट कर रहे हैं। केवल डीएलएड की बात करें तो वहां पर अगर सीटों के सापेक्ष 5 गुना डीएलएड अभ्यर्थी हैं तो उनको वो मोर देन सफिशिएंट मान करके चल रहे हैं। तो वहां पर राज्य सरकार के जो अगर इस प्रकार का जबरदस्ती भी करना चाहेगी तो जाहिर सी बात है डीएलएड अभ्यर्थी इसका विरोध करेंगे, और डीएलएड अभ्यर्थी जब विरोध करेंगे तो जाहिर सी बात है ये सभी प्रावधानों का फिर से एक बार माननीय कोर्ट आरटी एक्ट के धारा 23 के उपधारा 2 में जो बातें मेंशन की गई है, मिनिमम एलिजिबिलिटी से संबंधित अभ्यर्थियों की संख्या कम है या अधिक है, उसकी जांच कर सकता है। यानी कि ये इतना आसान नहीं होगा, ये सभी चीजें आपको कानूनी प्रक्रिया से होकर ही गुजरना पड़ेगा। और वैसे भी जो आसाम में बातें चल रही हैं वो पूरी तरीके से निराधार हैं। आप इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करिएगा, वहां पर बीएड अभ्यर्थियों को शामिल किया गया है नहीं, आपको पूरा रियलिटी पता चल जाएगा। ठीक है, चलिए अब इसके बाद से आप देख लीजिए माननीय सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद से आप लोग देखे होंगे कि कई हाईकोर्ट के द्वारा जो बीएड अभ्यर्थियों की एलिजिबिलिटी से संबंधित फैसला दे दिया गया है और उनके काउंसलिंग पर रोक लगा दिया गया है। और कई राज्य सरकारों ने अपने यहाँ डीएलएड की संख्या बढ़ाना पहले ही शुरू कर दिया, जैसे उत्तराखंड इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। तो आप देखेंगे कि माननीय सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद ही बिना एनसीटी की गाइडलाइन का वेट किए सभी राज्य सरकार अपने स्तर पर इस पर एक्शन लेना शुरू कर दी है, क्योंकि एनसीटी माननीय सुप्रीम कोर्ट से अगेंस्ट में जाकर के कोई इस प्रकार का कोई कृत्य थोड़ी करेगी। आप लोगों ने देखा होगा जब माननीय पटना हाईकोर्ट ने एनआईओएस से डीएलएड अभ्यर्थियों को पात्र माना था तो एनसीटी ने इसके संबंध में एक नोटिफिकेशन निकाल दिया था तुरंत उस समय। उसके बाद से जब माननीय जोधपुर हाईकोर्ट ने बीएड के अगेंस्ट में फैसला दिया था तब एनसीटी इसके संबंध में कोई भी नोटिफिकेशन नहीं निकालती है, क्योंकि उनके पास एक विकल्प बचा था कि वह माननीय सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते हैं। अब चूंकि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दे दिया है तो एनसीटी ने भी अपने वेबसाइट पर माननीय सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को अपलोड कर दिया है। यानी अब उनके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है, एक ही रास्ता बचता है, वो भी रिव्यू पिटीशन का। और रिव्यू पिटीशन में अगर आपके पास कोई नया पॉइंट होता है कहने के लिए तो ही आप कह सकते हैं। नए पॉइंट में सिर्फ और सिर्फ एक पॉइंट बचता है, वो है 2018 से लेकर के 2023 तक जो कि इस नोटिफिकेशन के आधार पर बीएड किए हुए हैं उनके पक्ष को रख सकती है एनसीटी कि इनको रिलैक्स्ड कर दिया जाए, एटलीस्ट इनको प्राथमिक के लिए पात्र मान लिया जाए और उनके लिए कोई एक इस प्रकार का ब्रिज कोर्स बना करके उनको अलाउ कर दिया जाए। यहां पर एनसीटी अपने ही जाल में फंस जाएगी। जब आपको पता था कि इस प्रकार की चीजें असंवैधानिक है तो फिर आपने इस प्रकार का नोटिफिकेशन क्यों निकाला था? तो ये सभी बातें एनसीटी को झेलनी पड़ सकती है। और निश्चित तौर पर एनसीटी भी रिव्यू पिटीशन अभी तक इसी वजह से नहीं फाइल कर रहा है क्योंकि उनको पता है कि ये सभी चीज़ों में दम नहीं है।
आप लोग जानते होंगे कि रिव्यू पिटीशन फाइल करने के लिए 30 दिन का ही केवल समय होता है। अब 30 दिन में 11 अगस्त 2023 को फैसला आया हुआ था। आज अगर हम लोग बात करें तो 26 तारीख है, 15 दिन तो वैसे ही बीत चुके हैं। अब मात्र 15 दिन शेष रह गया है। 15 दिन के अंदर अगर रिव्यू पिटीशन फाइल हो जाता है तब तो ठीक है, अन्यथा की कंडीशन में रिव्यू पिटीशन का भी ऑप्शन हाथ से निकल जाएगा। अब एनसीटी अगर चाहे तो सही तरीके से इसके लिए कानून बना करके बीएड को अंदर कर सकती है, जो कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि आपने जो कानून बनाने की प्रक्रिया है वो गलत है। और इस कंडीशन में पहले से इस प्रकार का कोई ब्रिज कोर्स कराया जा सकता है। साथ ही साथ सभी राज्यों से इसके लिए परमिशन मांगी जा सकती है कि क्या आप अपने राज्य में बीएड को अलाउ करना चाहते हैं अथवा नहीं। तो जो राज्य अभी अगेंस्ट में, जाहिर सी बात वो भी बाद में भी अगेंस्ट में होंगे। तो इन सबको लेकर के जब सभी राज्य सहमत नहीं होंगे तो जाहिर सी बात है इस प्रकार से एनसीटी कानून ला ही नहीं सकती है बीएड को शामिल करने के संदर्भ में। और जहां तक बात है अलग अलग राज्यों की, तो अलग अलग राज्यों को अलाउ करने से संबंधित पहले ही आरटी एक्ट में प्रावधान किया गया है कि आरटी एक्ट के धारा 23 के उपधारा 2 में। तो फिर जब अलग अलग ही सबको शक्तियां देनी है तो फिर इस नए गजट का नोटिफिकेशन का कोई मतलब ही नहीं बच जाता है, क्योंकि वो शक्तियां तो आरटी एक्ट ने पहले ही दे रखी है, आरटी एक्ट के धारा 23 के उपधारा 2 में। तो इस वजह से एनसीटी का पक्ष काफी कमजोर हो जाता है इन सभी मामलों को लेकर के। इसलिए अभी तक 15 दिन बीत जाने के बावजूद भी एनसीटी रिव्यू पिटीशन पर फाइल करने पर विचार नहीं कर रही है। और जहां तक बात है अन्य अभ्यर्थियों के द्वारा रिव्यू पिटीशन फाइल करने का, तो जब तक एनसीटी इस रिव्यू पिटीशन को फाइल नहीं करती है तब तक उसका कोई मतलब नहीं बनता है। क्योंकि भले ही कोई भी अभ्यर्थी या फिर कोर्ट में अगर केंद्र सरकार जाती है रिव्यू पिटीशन फाइल करने के लिए, तो उसमें आंसर काउंटर फाइल महत्वपूर्ण होगा एनसीटी का, क्योंकि रेगुलेटरी बॉडी एनसीटी है। अगर एनसीटी ने यह कह दिया कि हम ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के फैसले को मानने जा रहे हैं, तो जाहिर सी बात है किसी भी अभ्यर्थी के द्वारा कोई भी रिव्यू पिटीशन किया जाए उसका कोई मतलब नहीं बच जाता। इस वजह से सबसे ज़्यादा जो महत्वपूर्ण पॉइंट है वो एनसीटी का नोटिफिकेशन है कि अभी तक एनसीटी बिल्कुल शांत है। इसके संबंध में कोई भी गजट नोटिफिकेशन या फिर कोई भी ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी नहीं किया है। सिर्फ उन्होंने अपने ऑफिशियल वेबसाइट पर माननीय सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले को अपलोड किया है, इससे ज़्यादा उन्होंने कोई भी नोटिफिकेशन नहीं निकाला है। इसलिए सभी राज्यों में ये मैसेज जा रहा है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट के फैसले का एनसीटी अक्षरशः पालन करने जा रही है। इसलिए बिना नोटिफिकेशन का वेट किए अन्य राज्यों में आप देखेंगे, जैसे कि छत्तीसगढ़ में हाईकोर्ट ने फैसला दे दिया बीएड के काउंसलिंग पर रोक लगाने के लिए, उत्तराखंड में डीएलएड की सीटें बढ़ाई जा रही हैं, और अन्य राज्यों में भी इस प्रकार के मामले चल रहे हैं। तो इस सबका प्रभाव है, क्योंकि माननीय सुप्रीम कोर्ट से ऊपर कोई भी नहीं है और इस वजह से ये सभी बातें चल रही हैं। कल को अगर एनसीटी कोई नोटिफिकेशन निकालती है और अगर बीएड के फेवर में पूरा मामला जाता है तो जाहिर सी बात है बीएड के फेवर में बात होगी। कानून से ऊपर कोई भी नहीं है। जो भी आपको सोशल मीडिया साइट्स पर ये सभी भ्रामक खबरें दे रहा है वो सिर्फ और सिर्फ आपके भावनाओं से खेल रहा है, इससे ज़्यादा इसका कोई भी मतलब नहीं बनता है। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।